नमस्कार दोस्तों। भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी ये है कि अब भारत ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। ऐसा माइलस्टोन अचीव किया है जिससे हम ये कह सकते हैं कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब भारत दुनिया की एक सबसे बड़ी ग्लोबल पावर बन के आएगा और एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनेगा। और उसका कारण क्या है कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मामले में क्रिटिकलिटी की हासिल कर ली है। अब ये क्या है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जो इंडिया ने इतना बड़ा अचीव किया है और क्या इसके परिणाम होंगे? परिणाम पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसा सोचिए कि अगर ये चीज़ इंडिया ने अचीव कर लिया, तो आने वाले 200 या 500 सालों तक इंडिया को एनर्जी यानी एनर्जी मतलब हुआ कि इंडिया को ना तो किसी दूसरे देश से पेट्रोल, डीज़ल या कोयला की को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी के साथ साथ एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री यानी आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा। तो ये क्या है सारी चीजें जो इंडिया को इतना मजबूत बना रही हैं और आने वाले समय में इंडिया कैसे इतना विकसित बनेगा, इस वीडियो में मैं आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में यानी कि एकदम सरल भाषा में, आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि ये क्या है। तो देखिए, बात शुरुआत इसकी तब से होती है जब आज से 1950 में, जब इंडिया उस वक्त अभी हाल ही में आज़ाद हुआ था, उस वक्त डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो कि भारत के फादर ऑफ कह सकते हैं आप कि इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन इंडिया कह सकते हैं आप उसको, कि उन्होंने ये सपना देखा था कि भारत जो है वो एक दिन ऐसा राष्ट्र बने, एक ऐसा देश बने जो दुनिया में सुपर पावर कहलाए। अब क्योंकि उस टाइम पर आपको याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो टाइम था जब पहली बार हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा। और उस वक्त यूरेनियम का बहुत बड़ा जलवा हुआ करता था, एटम बॉम्ब का, और सारी दुनिया उसके पीछे पागल थी। इंडिया क्योंकि अभी नया नया उसको भी इंडिपेंडेंस मिला था, तो उसका भी यूरेनियम की तरफ झुकना स्वाभाविक था। इन सब चीजों को देखते हुए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के दिमाग में एक प्लान आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना यही वो टेक्नोलॉजी है जो कि इंडिया को आगे फ्यूचर में ग्लोबल पावर बना सकती है। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ा जाए। बट इंडिया के सामने एक प्रॉब्लम था। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी काम करता है यूरेनियम पर। अब देखो, यहाँ पे छोटा सा साइंस है। यूरेनियम एक ऐसा मटेरियल होता है जो बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल है। रेडियो एक्टिव मटेरियल उन मटेरियल्स को कहा जाता है जिन मटेरियल के अंदर आपको पता है कि छोटे छोटे एटम्स होते हैं। ये पूरी की पूरी ब्रह्मांड जो है वो छोटे छोटे एटम से बनी हुई है। एटम मतलब बहुत ही छोटे कण, इतने छोटे कि आप उनको अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हो। तो ये यूरेनियम जो है ना, इसके अंदर में भी जो एटम्स हैं उसके अंदर, एटम के अंदर, जी हाँ दोस्तों, एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो मात्रा होती है वो इम्बैलेंस्ड होती है। अब किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा अगर बराबर नहीं है, तो वैसा एलिमेंट स्टेबल नहीं रहता है और वो लगातार अपने आप को स्टेबल करने के लिए एनर्जी रिलीज करता रहता है। यूरेनियम भी यही काम करता है। यूरेनियम लगातार एनर्जी रिलीज करते रहता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा और गामा रेज। तो ये तो बात थी यूरेनियम की। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको साइंस बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ना है तो आपके पास यूरेनियम होना चाहिए। अब डॉक्टर जहांगीर भाभा जो थे हमारे, उनको ये पता था कि इंडिया के पास यूरेनियम नहीं है, बट इंडिया के पास थोरियम है। अब ये थोरियम क्या है दोस्तों? तो थोरियम भी एक ऐसा एलिमेंट है जो आप कह सकते हो इसी की फैमिली का ही मेंबर है ना। उसका भी एटॉमिक नंबर 232 होता है थोरियम का। पर थोरियम को डायरेक्टली हम फ्यूल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो अब हमको कुछ अलग करना पड़ेगा। ऐसा ही उन्होंने उस वक्त 1950s में सोचा था और उस वक्त उन्होंने भारत के लिए एक पॉलिसी तय की थी जिसका नाम था थ्री स्टेज प्रोग्राम ऑफ न्यूक्लियर, है ना, थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ऐसा उन्होंने सोचा था, जिसमें उन्होंने 3 स्टेज बनाए थे कि कैसे हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे इस थोरियम का इस्तेमाल करके जो इंडिया के पास है। अब ये इंडिया के पास ये 3 स्टेज जो प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये बताने से पहले मैं जरा थोरियम के बारे में भी कुछ बता देना चाहता हूँ।
तो देखो थोरियम जो है ना वो कितना है इंडिया के पास? तो देखो इंडिया के पास पूरी दुनिया भर में जितने भी थोरियम होंगे ना उसका 1/4 यानी आप कह सकते हो कि दुनिया का 25% थोरियम हमारे पास है। अब ये कितना होता है कि आज के टाइम पर इमेजिन करो जितना भी पेट्रोल है, जितना भी डीजल है, जितना भी कोयला है वो सब एक साइड, ठीक है? और भी जो बचे हुए रिजर्व्स हैं उनको भी आप इंक्लूड कर लो, उससे भी कई गुना ज्यादा क्वांटिटी में थोरियम हमारे पास अवेलेबल है। तो आप कह सकते हो कि हम लोग ऑलरेडी बहुत वेल्दी हैं। इंडिया में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, हो चाहे वाटर हो, चाहे पहाड़, जमीन, प्लेटूज, जो भी है, उन सब से कहीं ज्यादा कीमती है हमारा थोरियम जो हमारे पास है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये थोरियम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यूज कर सकते हैं यूरेनियम। और यूरेनियम के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि मैंने इसके पीछे का साइंस थोड़ी देर पहले बताया था। यूरेनियम जो होता है ना उसकी जरा पावर को समझाना चाहता हूं मैं कि ये कितना पावर होता है। तो देखो जो 1 ग्राम यूरेनियम होता है ना, 1 ग्राम यूरेनियम, उसके अंदर इतना पावर होता है कि अगर आप उसको ब्रेक करो, यानी उसको जो फिजन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में डालो, जब उसको तोड़ोगे आप, तो उसके अंदर से इतनी एनर्जी निकलती है जितना 2 से 3 हजार कोयला जलाने पे निकलेगी। 2 से 3 हजार केजी कोयला जलाने पे जितना एनर्जी निकलेगा उतना 1 ग्राम यूरेनियम से निकलेगा। तो आप सोच सकते हो कि कितना पावरफुल टेक्नोलॉजी है ये। अब बात करते हैं इस थोरियम को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे और इंडिया ने क्या मेजर अचीव किया है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो 3 स्टेजेस में है। पहला स्टेज जो उन्होंने सोचा था, डॉक्टर भाभा ने, कि इंडिया फर्स्ट स्टेज में प्रेशराइज हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करेगा। प्रेशराइज हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं? ये वो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो D2O का इस्तेमाल करते हैं, यानी भारी जल। ठीक है, जल के भी कई प्रकार हैं, पानी ही है, ठीक है, पर भारी है, ऐसा पानी जो नॉर्मली आप और हम नहीं पी सकते हैं, ये उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, क्या करता है ये कि यूरेनियम यूरेनियम जो है, नेचुरल यूरेनियम, हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे और उसको हैवी वाटर जो कि मॉडरेटर का काम करता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है उसके बारे में ही बता देता हूँ। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर से कैसे बिजली बनती है वो जरा हम लोग आसान भाषा में समझ लेते हैं कि एक रिएक्टर होता है, उस रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल डाला जाता है जो कि यूरेनियम होता है, उसको डाला जाता है। और उसके अंदर, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन करने के लिए यानी न्यूक्लियर फिजन करने के लिए आपको उसको तोड़ना होगा, इसीलिए उसके अंदर हमको एक स्लो न्यूट्रॉन डालना होता है। स्लो न्यूट्रॉन जा करके जब उस यूरेनियम को स्ट्राइक करेगा तो स्लो न्यूट्रॉन के पास ये कैपेसिटी है कि वो उसको ब्रेक कर देगा। और जैसे ही यूरेनियम ब्रेक होगा, ठीक है, तो बेरियम, क्रिप्टॉन, इन सब पार्ट्स में वो टूट जाता है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो सब चीजें, और साथ ही निकलती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन्स की मैसिव एनर्जी। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस है, इसमें हम लोग कैडमियम का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। साथ में हम लोग मॉडरेटर के रूप में हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो या फास्ट कर सकता है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेज, इसमें हम लोग नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और हैवी वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज से हमको क्या मिलेगा? बिजली तो बनेगी, बट हमको मिलेगा साथ में प्लूटोनियम, प्लूटोनियम 239। और यहीं से हमारा खेल चालू होगा सेकेंड स्टेज का। सेकेंड स्टेज पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमको प्लूटोनियम मिला है ना, इस प्लूटोनियम को हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में डालेंगे और इससे बनाएंगे और ढेर सारा प्लूटोनियम। जी हाँ, अब सेकेंड स्टेज में हमारे पास प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड स्टेज में क्या कर रहे हैं? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना रहे हैं। इसका नाम ही है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये जितना फ्यूल यूज करता है ना उससे कई ज्यादा फ्यूल ये बना देता है। और यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है भारत की इस समय। इस वक्त इंडिया ने सेकेंड स्टेज में एंट्री कर चुका है, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम।
और अब हम लोगों ने सक्सेसफुली एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना लिया है, जो कि जिसको कहा जाता है कि क्रिटिकलिटी अचीव कर लेना। क्रिटिकलिटी अचीव करने का मतलब ये है कि अब ये रिएक्टर सेल्फ सस्टेनिंग है, अब ये रुकता नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने इस पे कंट्रोल हासिल कर लिया है। अब हम स्लोली एंड स्टेडली थर्ड स्टेज में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों सेकंड स्टेज में तो हम 1985-86 में ही आ गए थे। फिर हमको ये 2026 यानी 41 ईयर्स कैसे लग गए इस सेकंड स्टेज को पार करते करते। एक्चुअल में देखिए, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स होते हैं ना, ये नॉर्मल रिएक्टर नहीं है। दुनिया के कई देशों ने इसके पहले बनाने की कोशिश की है, जापान ने भी कोशिश की है, लेकिन उनके यहाँ भी हादसा हो गया। फ्रांस ने भी बनाने की कोशिश की है, वो लोग भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, रशिया ने कुछ हद तक बनाया है। उसके अलावा हम ही हैं जिसने इस तरह का रिएक्टर बनाया है। बाकी देश ने ऐसा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि देखो, बाकी देशों को ऐसा बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उनके पास थोरियम नहीं है। थोरियम हमारे पास है, तो समझो कि हम ही को सब कुछ बनाना होगा फ्रॉम स्क्रैच टू एवरीथिंग। बिकॉज अगर हम लोग नहीं बनाएंगे तो हम लोग को और कोई बना के देगा भी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि अगर उन्होंने हमारी मदद की इस सब बनाने में, तो हम ही लोग बन जाएंगे विश्व गुरु। ठीक है, तो सब कुछ इंडिया को ही स्क्रैच से बिल्ड करना है। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक ऐसा रिएक्टर होता है जिसके अंदर हम कूलेंट के तौर पे, वहां पे हम लोग भारी जल यानी D2O का इस्तेमाल कर रहे थे, हैवी वाटर का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर हम हैवी वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों, लिक्विड सोडियम जो होता है, अगर आपने थोड़ी बहुत साइंस में पढ़ा होगा तो पता होगा आपको कि लिक्विड सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है। वो हवा और पानी दोनों से तेजी से रिएक्ट कर जाता है। तो जितने भी पाइप होंगे ना न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, सबको बहुत कंप्लीटली सील पैक करना होगा, ताकि थोड़ा सा भी इसमें हवा या पानी ना जाए, अदरवाइज वो ब्लास्ट कर जाएगा और उसके अंदर खतरनाक एक्सप्लोजन हो सकते हैं। इस वजह से इस चीज को बनाने में हमको बहुत समय लगा, बट थैंक गॉड हम लोगों ने उसको बना लिया है। और अब हम लोग टेक्निकली थर्ड स्टेज में एंट्री करेंगे। और आप देखोगे, ऐसा मेरा मानना है कि इंडिया के 100 साल होते होते तक इंडिया खुद में एनर्जी के मामले में सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं होगा। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि हमको दुनिया में किसी भी देश के आगे अब झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इंडिया खुद एनर्जी एक्सपोर्ट करेगा बाकी के देशों को। क्योंकि एक बार अगर हम लोगों ने थोरियम से, क्योंकि थर्ड स्टेज जो है, थर्ड स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, प्लूटोनियम जो हमारा है उसको हम लोग लेंगे और साथ में थोरियम को लेंगे, इन दोनों को मिक्स करके। और हमारे साथ पता है, सेकंड स्टेज में जब हम लोग प्लूटोनियम का इस्तेमाल करेंगे, तो हमको साथ में मिलेगा यूरेनियम 233। उसका इस्तेमाल करेंगे थर्ड स्टेज में थोरियम के साथ। थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम 233, इन तीनों का इस्तेमाल करके हम लोग जब बिजली बनाएंगे, तो हम लोग इतनी ज्यादा मात्रा में बिजली को प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे, कि हम लोग दुनिया भर को एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो दिन दूर नहीं है दोस्तों, और बहुत जल्दी ही है। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जो हमने अचीव किया है खुद अपने दम पर। इंडियन साइंटिस्ट ने किसी की हेल्प नहीं ली है, खुद से काम किया है। स्लोली बट स्टडीली इंडिया ने अचीव किया है। और ये एक बहुत ही बड़ा गौरव का पल है भारतीय भारतीय के लिए। जय हिंद।